नमस्कार। क्लास 11th बिजनेस स्टडी का अपना चैप्टर है सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस। देखिए, हमने अपनी पिछली क्लास के अंदर शेयर के बारे में समझा था कि एक अंश क्या होते हैं, अंशों के प्रकार कितने हैं, किस प्रकार से कंपनी के लिए इक्विटी शेयर इंपोर्टेंस रखते हैं, क्या उसके गुण होते हैं, दोष होते हैं। उन सारी चीज़ों को हमने अपनी पिछली क्लास में थोड़ा सा क्लियर करने की कोशिश की थी। आज हम समझते हैं सबसे पहला पॉइंट। हमने आज की इस क्लास को लेकर कुछ पॉइंटों को डिसाइड किया और उन पॉइंटों को मैंने आपके सामने बोर्ड पे लिखा है, जिसमें सबसे पहला पॉइंट हमने लिखा समता अंश और पूर्वाधिकार अंशों में अंतर। देखिए, हमने अपनी पिछली क्लास के अंदर इन दोनों के बारे में समझा था, समता अंश और पूर्वाधिकार अंश। समता अंश, बात करते हैं पूर्वाधिकार अंश के, तो कुछ अंतर होते हैं दोनों में। कुछ अंतर है जिसमें सबसे पहला पॉइंट आता है लाभांश। देखिए, वर्ष के अंत में जो लाभांश दिया जाता है, लाभांश का मतलब जो कंपनी को प्रॉफिट अर्न होगा उस प्रॉफिट में हिस्सा दिया जाता है, वो पहले पूर्वाधिकार अंशधारियों को मिलता है, बाद में समता अंशधारियों को प्राप्त होगा। तो अंतर का हमारा पहला कारण हो गया, या पहला अंतर हुआ कि वर्ष के अंत में लाभांश पहले पूर्वाधिकार अंशधारियों को प्राप्त होगा, फिर समता अंशधारियों को होता है। दूसरा पॉइंट आता है पूंजी वापसी। पूंजी वापसी, पूंजी वापसी का मतलब होगा कंपनी समापन के समय, कंपनी जब समाप्त होती है, कंपनी समापन के समय पहले पूर्वाधिकार अंशधारियों को पूंजी का भुगतान किया जाता है, बाद में समता अंशधारियों को होगा। जैसे ही कंपनी समाप्त हो जाती है, उस टाइम जब आपका पेमेंट करने की बात आएगी, उस समय पहले आप प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पेमेंट करोगे, बाद में इक्विटी शेयर होल्डर को पेमेंट होता है। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट आता है लाभांश की दर। पूर्वाधिकार अंशधारियों के लिए लाभांश की दर निश्चित होती है और समता अंशधारियों के लिए कोई दर निश्चित नहीं होती। मींस जब आप इक्विटी शेयर इश्यू करते हो तब आप पहले से कोई रेट ऑफ डिविडेंड क्लियर नहीं करते हैं, लेकिन हमने प्रेफरेंस शेयर इशू किया है, उस कंडीशन में आप रेट ऑफ डिविडेंड पहले से बताकर इशू किया जाता है। मींस प्रेफरेंस शेयर के लिए रेट ऑफ डिविडेंड फिक्स होता है, इक्विटी शेयर के लिए कोई फिक्स नहीं होता है। नेक्स्ट आता है आपका व्यवसाय प्रबंध। व्यवसाय प्रबंधन का मतलब होता है बिजनेस मैनेजमेंट। पूर्वाधिकार अंशधारी व्यवसाय प्रबंध में हिस्सा नहीं लेते हैं, लेकिन समता अंशधारी व्यवसाय प्रबंध में हिस्सा लेते हैं। हम ये कहते हैं कि आपके इक्विटी शेयर होल्डर बिजनेस मैनेजमेंट में उनका पार्ट होता है, वो बिजनेस मैनेजमेंट अपना पार्टिसिपेंट कर सकते हैं, बट प्रेफरेंस शेयर होल्डर पार्टिसिपेंट नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है मताधिकार, वोटिंग राइट जिसको कहते हैं। मताधिकार, इक्विटी शेयर होल्डर के पास मत देने का अधिकार होता है। कंपनी के अंदर किसी प्रकार का निर्णय लेना है तो एक सामान्य प्रस्ताव पारित करके एक कंपनी संचालकों की सामान्य बैठक के अंतर्गत कंपनी के समता अंशधारी उसमें अपना मत रख सकते हैं, लेकिन पूर्वाधिकार अंशधारी मत देने का अधिकार नहीं रखते हैं। नेक्स्ट आता है शोधन। शोधन का मतलब होता है कंपनी समता अंशधारियों को कंपनी जीवन काल में कोई भुगतान नहीं करती है, लेकिन पूर्वाधिकार अंशधारियों को कंपनी जीवन काल में कुछ भुगतान कर सकती है। तो ये कुछ उसके अंतर थे, मेजर पॉइंट मैंने आपको बता दिए हैं जो एक समता अंश और पूर्वाधिकार अंशों के बीच में अंतर स्पष्ट करते हैं। इसके बाद हमारा पॉइंट आता है ऋण पत्र, जिसको इंग्लिश में कहते हैं डिबेंचर। ऋण पत्र क्या होता है? तो कंपनी ने यदि किसी से ऋण लिया है, कंपनी जब ऋण लेती है, ऋण का मतलब होता है उधार पैसा लेना। देखिए, ये एक लॉन्ग टर्म के लिए लिया जाता है, मतलब एक लंबे समय के लिए, कम से कम 5 साल, मतलब 1 साल से अधिक समय के लिए लिए जाते हैं। और इसका अर्थ हम ये जानते हैं कि जब कंपनी किसी से ऋण लेती है, तो अब इसके डेफिनेशन समझेंगे या मीनिंग समझेंगे। कंपनी द्वारा लिए गए ऋण के भुगतान स्वरूप, कंपनी द्वारा लिए गए ऋण के प्रमाण स्वरूप जारी किया गया प्रलेख ऋण पत्र कहलाता है। कंपनी ने किसी व्यक्ति से ऋण लिया है, इस बात का प्रमाण देने के लिए एज ए प्रूफ हम एक एज एविडेंस हम एक डॉक्यूमेंट इशू करते हैं, उसी को डिवेंचर कहते हैं। तो कंपनी अपना ऋण पत्र, कंपनी ने जो ऋण लिया है उसके बदले में जारी किया गया प्रलेख है, उसी को हम ऋण पत्र कहेंगे। ऋण पत्र के क्या लाभ होते हैं, क्या गुण होते हैं, तो उन गुणों पर थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। सबसे पहला पॉइंट आता है
ये निवेशकों को कम जोखिम पर स्थिर आय प्राप्त होती है। देखिए, इसमें जिस व्यक्ति ने पैसा इन्वेस्ट किया है, एज ए डिवेंचर जिस पर्सन ने खरीदा है, तो उसको फिक्स इनकम होगी, क्योंकि ऋण पत्रों पर ब्याज आपको प्रति वर्ष कंपल्सरी पे करना होता है। तो इसमें रिस्क बहुत कम होती है। आपने पैसा लगाया है, मीन्स आपको पैसा मिलेगा। ऋण पत्रधारी कंपनी के लाभ में भागीदार नहीं होते हैं। जिस व्यक्ति ने आपका डिबेंचर खरीदा है, वो कंपनी के प्रॉफिट का कोई हिस्सा नहीं लेता है, वो कंपनी के लाभों में हिस्सा प्राप्त नहीं करेगा। आय स्थिर होने पर इनका निर्गमन उत्तम रहता है। इसकी जो इनकम है वो स्थिर रहती है, जिससे जो व्यक्ति आपसे डिबेंचर खरीदना चाहेगा, जिस व्यक्ति ने डिबेंचर खरीदा, उसकी इनकम फिक्स होती है। इसीलिए इसको इश्यू करना बड़ा आसान है, हर कोई व्यक्ति आसानी से खरीद लेता है। इसके निर्गमन से समतांशधारियों पर नियंत्रण प्रभावित नहीं होता है। यदि आपने डिबेंचर इशू किए हैं तो आपके इक्विटी शेयर होल्डर पे कोई इफेक्ट नहीं होता। मतलब इक्विटी शेयर होल्डर के जितने भी राइट्स है उसमें कहीं किसी प्रकार की कमी नहीं आती है। इनका निर्गमन इनके द्वारा वित्तीय कम खर्चा होता है। मतलब ये खर्चीले कम होते हैं, आपको डायरेक्टली लोगों को देना है, वहां से पैसा रिसीव करना होता है। कुछ दोष भी है। पहला दोष, ये भार विलेख होते हैं, इसलिए इन्हें आय पर स्थायी भार बनता है। कहने का मतलब होता है कि ये आपको इस पर जो इंटरेस्ट है वो कंपल्सरी पे करना होता है। तो आपका जो इनकम की कंपेयर में इसका वेट ज्यादा रहता है। मतलब आपकी इसका जो वेट होता है डायरेक्ट इनकम पे पड़ता है। कह सकते हैं हम कि डायरेक्टली आपको ये एज ए एक्सपेंसेस पे करना ही है, चाहे आपकी इनकम हो रही है नहीं हो रही है, आपको तो इंटरेस्ट पे करना ही पड़ेगा। शुद्ध ऋण पत्रों का भुगतान समय पर करना होता है, चाहे वित्तीय कठिनाइयां क्यों नहीं हो। आपके पास डिबेंचर अलग अलग प्रकार के होते हैं, जिसमें एक आता है रिडीमेबल डिबेंचर, मींस कंपनी अपने जीवन काल में जिसका रिपेमेंट करती है। अब जिसको आपने एज ए रिपेमेंट रिडीमेबल डिबेंचर इशू किया है, तो उसके फिक्स टाइम बाद आपको पेमेंट करना ही होगा, चाहे आपके पास पैसा है या नहीं है। तो ये थोड़ा सा एक प्रकार से दोष माना जाता है। नेक्स्ट, कंपनी की ऋण लेने की क्षमता सीमित होती है। मतलब कंपनी एक लिमिट तक लोन ले सकती है, लिमिट तक ही लोन लिया जा सकता है। ऐसा नहीं कि हम लगे पड़े हैं ले ही जा रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। उसके लिए लिमिट होती है। तो उस लिमिट तक यदि आपने लोन ले रखा है और फिर भी आपको पैसे की आवश्यकता है, तो फिर ये आपका सोर्सेज सही ढंग से यूटिलाइज नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट आता है अपने पास ऋण पत्र अंशों में अंतर। जिस प्रकार से आपने पूर्वाधिकार और समतांश में अंतर समझे थे, ठीक इसी प्रकार से हम ऋण पत्र और अंशों में अंतर समझते हैं। देखिए, जनरली थोड़े बहुत सिमिलर टाइप ही नजर आते हैं, लेकिन ये सिमिलर होते नहीं है, कुछ अंतर है इन दोनों के बीच में। हम समझते हैं अंश और ऋण पत्र। पहला पॉइंट, कंपनी में स्थिति। देखिए, जो आपका शेयर होल्डर है वो कंपनी का स्वामी कहलाएगा। अंशधारक कंपनी के स्वामी कहलाते हैं, लेकिन ऋण पत्र धारक कंपनी के ऋणदाता कहलाते हैं। जितने भी शेयर होल्डर होते हैं वो कंपनी के ओनर कहलाएंगे, एज ए स्वामी कहलाते हैं। और जो ऋण पत्र धारक होते हैं, जिन्होंने कंपनी को लोन दिया है, ऋण पत्र जिन्होंने खरीदे हैं, वो कंपनी के लिए ऋणदाता कहलाएंगे। दूसरा पॉइंट आता है प्रतिफल। अंशों के प्रतिफल में आपको लाभांश प्राप्त होता है, लेकिन ऋण पत्रों के बदले में हमें ब्याज देना होता है। तो हम ये कहते हैं कि अंशों के लिए लाभांश भुगतान होगा और ऋण पत्रों के लिए ब्याज का भुगतान होता है। तो प्रतिफल स्वरूप अंशों के प्रतिफल स्वरूप लाभांश होता है और ऋण पत्रों के प्रतिफल स्वरूप ब्याज होता है। अंशों के रिटर्न में आप क्या पेमेंट करते हो? शेयर, सॉरी, डिविडेंड। और डिबेंचर के रिटर्न में हम पेमेंट करते हैं इंटरेस्ट। नेक्स्ट आता है आय की निश्चितता। देखिए, लाभांश केवल लाभ की स्थिति में भुगतान किया जाता है। जब कंपनी को लाभ होगा उस समय आप लाभांश भुगतान करोगे, लेकिन ब्याज लाभ और हानि दोनों स्थितियों में भुगतान किया जाता है। मींस कहने का तात्पर्य है कि आपको ब्याज किसी भी कंडीशन में पेमेंट करना ही होगा, लेकिन लाभांश जरूरी नहीं है। यदि आपको प्रॉफिट हो रहा है तो ही आप पे करोगे, अदरवाइज पे नहीं होता है। नेक्स्ट आता है व्यवसाय प्रबंध। सेम वही पॉइंट,
कि अंशधारक व्यवसाय प्रबंध में हिस्सा लेते हैं लेकिन ऋण पत्र धारक व्यवसाय प्रबंध में हिस्सा नहीं लेते हैं। सिंपल सी बात है, आपका शेयर होल्डर कंपनी का मालिक होता है तो वो बिजनेस को वही चलाने वाला व्यक्ति है, बिजनेस को ऑपरेट करने का काम ही उसी का है, तो वो बिजनेस मैनेजमेंट में पार्ट ले सकता है, पार्टिसिपेंट कर सकता है। लेकिन आपका डिबेंचर होल्डर जो एक्सटर्नल पर्सन होता है, वो तो बिजनेस के बाहर व्यक्ति है, बाहरी व्यक्ति है, तो व्यवसाय प्रबंध में हिस्सा नहीं लेते हैं। नेक्स्ट आता है मताधिकार। देखिए, मत देने का जो अधिकार होता है, सेम वही पॉइंट है, अंशधारकों को मत देने का अधिकार है लेकिन ऋण पत्र धारकों को कोई अधिकार नहीं होता है। वो किसी प्रकार की कंपनी के सामान्य बैठक में कोई मत नहीं रख सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपका शोधन। अंशों का शोधन जरूरी नहीं कंपनी जीवन काल में करें। शोधन मतलब होता है वापस रीपेमेंट करना, जो पैसा आपने लोगों से लिया था वो वापस देना। तो अंशों के लिए ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आपको इसी टाइम में पेमेंट करना है, लेकिन ऋण पत्रों के लिए कंपलसरी है, आपको पेमेंट करना ही पड़ेगा। जितने टाइम के लिए आपने टाइम बाउंडेशन दिया है उसके बाद आपको कंपलसरी पेमेंट करना पड़ता है। नेक्स्ट आता है आपका इसके बाद शोधन के बाद में आता है आपका हरण। हरण का मतलब होता है फोरफिटेड। फोर फीचर्स का मीन्स होगा कि आपका कोई शेयर होल्डर अपने पैसे नहीं दे पाता है, अंश की राशि का भुगतान नहीं कर पाता है, तो उस कंडीशन के अंदर आप उसका अंश वापस ले आते हो, उसका अंश रिजेक्ट कर लेते हैं, जब्त कर लेते हैं। लेकिन ऋण पत्र में ऐसा नहीं है, डिबेंचर का पैसा नहीं दिया है कोई इशू नहीं, आप उसका डिबेंचर रिजेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो ये थे आपके शेयर और डिबेंचर में डिफरेंट। अब हम ये समझते हैं कि हमने अपनी इस क्लास के अंदर डिबेंचर का मीनिंग जाना, उसके गुण देखे, दोष देखे थे, साथ में हमने ऋण पत्र में इसमें समता अंश में अंतर भी समझा, अंशों में अंतर, सॉरी। अब कुछ ये साधन है हमारे फाइनेंस के, वित्त को जुटाने के साधन थी, दोनों ही लॉन्ग टर्म होते हैं। लॉन्ग टर्म मीन्स लंबे समय के लिए, चाहे वो डिबेंचर हो या शेयर हो। हम इनको शॉर्ट टर्म के लिए यूज नहीं करते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए यूज किया जाता है, एक लंबी अवधि के लिए इनको उपयोग में लिए जाते हैं। तो हमने ये जो पैसा लिया है वो एक निश्चित अवधि, मतलब एक लंबी अवधि के बाद आपको रिपेमेंट करना होता है। किसी स्थायी संपत्ति को एस्टेबल करने के लिए इस प्रकार का पैसा लिया जाता है। इसके बाद हमारा सोर्सेज आता है कमर्शियल बैंक, वाणिज्यिक बैंक आता है। वाणिज्यिक बैंक में क्या आप वाणिज्यिक बैंक के माध्यम से किस प्रकार की सुविधाएं ले सकते हो? तो वाणिज्यिक बैंक के अंदर आपका पॉइंट आता है ओवरड्राफ्ट की सुविधा मिलती है आपको, आप बैंक से जनरली कोई बिल डिस्काउंटिंग करा सकते हो, आप वहां से क्रेडिट नोट जारी कर सकते हो, मतलब एज ए क्रेडिट कार्ड जारी कर सकते हो। उसके अलावा कैश भी ले सकते हैं। बहुत सारी ऐसी कुछ सुविधाएं हैं जो आप कमर्शियल बैंक से लेने की कोशिश करते हैं। तो हम इस कमर्शियल बैंक को थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। आपको लिखा, ये कंपनियों को विभिन्न उद्देश्य एवं समयावधि के लिए नकद साख, क्रेडिट जिसको बोलते हैं, कैश क्रेडिट कहते हैं, अधिविकर्ष, ओवरड्राफ्ट, आवधिक ऋण, विपत्रों के भुनाना, साख जारी आदि के रूप में ऋण प्रदान करके बदले में ब्याज वसूलते हैं। देखिए, कहने का मतलब होता है कि बैंक आपको शॉर्ट टर्म लोन देती रहती है, चाहे वो आपको एज ए क्रेडिट कार्ड पे दे रही है, ओवरड्राफ्ट दे रही है, या कोई फिक्स टाइम पीरियड के लिए लोन दे रही है, उसके बदले में बैंकों को आपको इंटरेस्ट पे करना होता है। बैंक से रिलेटेड आपके क्या गुण होते हैं? तो बैंक समयानुकूल धन प्राप्ति में सहायक है, जिस समय आपको पैसे की आवश्यकता है उस टाइम आप बैंक में जाओ, वहां से पैसा उठा सकते हो। बैंक व्यवसाय की गोपनीयता को बनाए रखती है, बैंक आपके बारे में किसी को कोई इंफॉर्मेशन अलॉट नहीं करती है। आपने बैंक से कितना पैसा लिया वो आप और बैंक ही जानते हो, मतलब अपनी जो गोपनीयता है वो बनी रहती है। बैंक से ऋण लेना अपेक्षाकृत आसान होता है, बड़ा सिंपल है, आपको ज्यादा कुछ फॉर्मेलिटी करने की आवश्यकता नहीं रहती है। एंड यह वित्त प्रबंधन का लचीला स्रोत है, जिससे व्यय की राशि को घटाया बढ़ाया या चुकाया जा सकता है। ये बहुत ही फ्लेक्सिबल होता है, क्योंकि बैंक का काम ही यही है, आपको पेमेंट करना है। बैंक का यही काम होता है, आप जब चाहो तब बैंक से पैसा ले सकते हो, जब चाहो तब बैंक को वापस पैसा दे सकते हो। ठीक है। कुछ दोष है। पहला दोष आता है, बैंक सामान्यतः छोटी अवधि के लिए ऋण देते हैं तथा इनका नवीनीकरण भी कठिन होता है। बैंक जो भी पेमेंट करती है कम टाइम के लिए करती है और उन्हें रिन्यूअल कराना थोड़ा सा मुश्किल होता है।
बैंक से ऋण प्राप्त करना जांच पड़ताल एवं जमानत आदि के कारण जटिल होता है। देखिए, बैंक से लोन ले रहे हो तो उसके लिए आपको जांच पड़ताल ज़्यादा होती है, इन्वेस्टिगेशंस ज़्यादा होती है। बैंक जब तक आपके काम से सेटिस्फाइड नहीं है तब तक आपको लोन नहीं देती है, और साथ में आपको बैंक के पास कुछ सिक्योरिटी रखनी पड़ती है। कभी कभी बैंक ऋण स्वीकार करते समय कठिन शर्तें लगा देती है, जिनसे व्यवसाय सामान्य संचालन प्रभावित हो जाता है। कहने का तात्पर्य होता है कि बैंक लोन देने के लिए आपके सामने बहुत सारी क्रिटिकल कंडीशंस रख लेती है, जिनको पूरा करने में आपका बिजनेस कई बार कई ऐसी कंडीशन आ जाती है कि हमें बिजनेस को सही ढंग से रन नहीं कर पाते हैं, सही ढंग से ऑपरेट नहीं हो पाते उन बैंक से लोन लेने के चक्कर में। तो ये था आपका कमर्शियल बैंक। कुछ इस प्रकार से हमने इस क्लास के अंदर डिवेंचर समझा, कमर्शियल बैंक समझा, डिफरेंस समझे हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। यदि फिर भी कोई समस्या रहती है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हो, डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हो। धन्यवाद।